हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की थर्ड क्लास है ना। और इससे पहले मैं आपको जनरल प्लस जनरल के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म करवा चुका हूँ, है ना। आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास जो भी है, जनरल प्लस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म करवा चुका हूँ। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑब्वियसली फीमेल के पास ही होगा ना, तो इसमें हम 5 चीज़ों को अध्ययन करेंगे, 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला रहेगा ओवरीज। ओवरीज कौन से ऑर्गन है, प्राइमरी या सेकेंडरी, मैं आपको बता चुका हूँ, बोलो कौन से है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। तो मुझे बताओ ओवरीज कौन से ऑर्गन्स है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद हम ओवरीज पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, देखो मेरी बात सुनो, मैंने जब स्टार्टिंग में पहले दिन ही डायग्राम बनाई थी, थोड़ी सी एक हल्की सी डायग्राम, और हल्की सी डायग्राम मैं अब बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। तो आपकी जो ओवरीज है ना वो यहाँ पर होती है कहीं, ठीक है, यहाँ पर होती है। और ओवरी ने ये सारा रास्ता ट्रैवल करना होता है, ये वाला, पहले तो ये ट्रैवल करना है, ये ट्रैवल करना है, ये ट्रैवल करना है, सारा रास्ता ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जो एक सारे का सारा रास्ता है ना, रास्ता है जो सारे का सारा, उसको किस में देते हैं, डक्टस सिस्टम में। फिर रहते एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमारी बॉडी के बाहर होता है ना, बाहरी आवरण कह लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आवरण नहीं कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, वो स्ट्रक्चर जो बाहर है ना, बॉडी के बाहर है। फिर पढ़ेंगे असेसरी ग्लैंड्स, इसमें कौन कौन से ग्लैंड हेल्प करते हैं, उन सब के नाम वगैरह पढ़ेंगे, आपको पढ़ाऊंगा मैं, है ना। एंड फाइनली वी हैव मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मेरी बात सुनो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, राइट। अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, बताओ मुझे। अब तो आप सब विद्वान हो चुके हो, बताओ क्या होता है। अरे जल्दी बोलो भाई। ओवेरी। अच्छा, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवेरी है ना। कमाल करते हो यार, ये क्या है ये? जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये क्या है, यूट्रस हो सेकेंडरी गया। सेक्सुअल ऑर्गन ओवेरी है? अरे जो यहाँ पर मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, फिर रिवीजन करवाने का फ़ायदा क्या हुआ कल वाली क्लास का, अगर अभी भी ये हालत है। सर फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, यूट्रस हाँ, बोल फैलोपियन सकते ट्यूब हैं। बोल सकते हो, ये सब चीज़ किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में, राइट। और आगे बढ़ो। अच्छा, अब मेरी एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है ना, ये तुम्हारी प्राइमरी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वो सिर्फ वो चीज़ है जो बताता है कि तुम मेल हो या फीमेल हो, और सेकेंडरी करेक्टर है, मतलब मेन करेक्टर नहीं है। मेन तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पता लगता है ना कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन इसको देखकर तुम जज कर सकते हो। अगर मेमोरी ग्लैंड है तो ऑब्वियसली फीमेल के होंगे, मेल के कहाँ होते हैं, है ना। तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, समझ रहे हो। करेक्ट। तो ये आपको समझ आ गया। और कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे अब बात करते हैं फीमेल असेसरी डक्ट्स। वो डक्ट्स के नाम क्या है, देखो ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, ये 3 डक्ट्स हैं जो फीमेल में मिलती हैं। आपको दिखाऊंगा, देखो ये सारी की सारी क्या है, ये है ओविडक्ट, ये क्या है, ओविडक्ट। और उसके बाद जो ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये सारा, ये क्या है, ये वाला जो ये यूट्रस है। और उसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आगे ये वाला, देखो ये वाला चल क्यों नहीं, अच्छा
ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, वेजाइना, Vagina. ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब जो डक्टस सिस्टम का काम करते हैं, जो पाथवे बनाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो बर्थ कैनाल, तो ये आपको मैं बताता हूँ बर्थ कैनाल, ठीक है। ये अभी बाद में बताऊँगा, है इंपॉर्टेंट लेकिन बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे सेम उसको पढ़ा था। आज हम पहले इस सारी डायग्राम को समझेंगे। डन। तो मुझे बताओ एक चीज़ बताओ, देखो ये क्या है, ये ओवरीज है, क्या है, ओवरीज है, ठीक है। ओवरी है, ठीक है। ओवरी से क्या होता है, ओवरी में क्या होते हैं, ओवम या एग होते हैं, है ना, ओवम होते हैं, ये ओवम में पड़े हैं ओवरी, ठीक है। ये ओवम यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, बाहर। और यहाँ से कहाँ चल, ये छेद देख रहे हो, छेद यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा छेद, आ रहा है नज़र। ये क्या है, ये तुम्हारी इस छेद का नाम है ओस्टिया, क्या नाम है, ओस्टिया। ओवियम यहाँ से बाहर निकल के इस छेद के रास्ते अंदर चला जाता है, कहाँ चला गया, ओविडक्ट में चला गया, कहाँ चला गया, ओविडक्ट में चला गया, ठीक है। अब जो ओविडक्ट है, देखो मेरी बात सुनो, ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट है का ही दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब, क्या नाम है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। अब जो फेलोपियन ट्यूब है ना, उसके रहे 3 पार्ट, कितने पार्ट, 3 पार्ट। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, ये ऐसा जैसे हाथ हो किसी का, है ना, जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, क्या बोलते हैं, आप याद कैसे रखोगे, फनल, ये है ना भी जो फनल, फनल लाइक स्ट्रक्चर, क्या उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरी बात सुनो, ये सारा इनफंडिबुलम ही है, आप तो ये मानो, छोड़ो फनल वनल छोड़ो, ये तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब जो ये सारे का सारा क्या है, इनफंडिबुलम ही है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है ऐसा, एक लूज सा स्ट्रक्चर आता है, बड़ा सा, समझ लो, मतलब ओपनिंग, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। और एम्पुला के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस, क्या बोलते हैं। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। No, sir. So our fallopian tube or oviduct has 3 parts. One is infundibulum, another is ampulla, and the rest one is isthmus, ठीक है। और जो मेरी बात सुनो, यहाँ से अंदर कौन जाएगा, ओवम जाएगा अंदर। अच्छा मेरी, अब देखो यहाँ से कौन आएगा, ये बाहर से, देखो बाहर से कौन आएगा, स्पर्म। अब ये स्पर्म अंदर जा रहा है, देखो स्पर्म सारा रास्ता कवर कर रहा है, सारे का सारा रास्ता, ये स्पर्म आ रहा है, ये देखो यहाँ आ गया ना स्पर्म, ये स्पर्म आ गया। जो ये एरिया ना, ये वाला एरिया, ये वाला एम्पुला वाला एरिया, यहाँ पर जाकर एग और स्पर्म मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, कोई दिक्कत है, ठीक है। और ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट, मैंने बोला था एम्पुलस फूला हुआ पार्ट होता है किसी भी ट्यूब का, तो ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ दी ओविडक्ट, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे बताओ, जो मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो एग है, एग तो रिलीज़ हो गया है ना इस एरिया में, एग को ओवम के अंदर, ये ओविडक्ट के अंदर जाता कैसे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, इसके जो ये जो इनफंडिबुलम के जो आगे फनल लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे ऐसे हिलते हैं, जैसे हाथ हिलते हैं ना, अपने हाथ हिलते हैं, ऐसे हिलती रहती हैं, और ये क्या करते हैं, एक एग को अपनी तरफ या ओवम को अपनी तरफ खींच लेती हैं, और यहाँ पर ओपनिंग रहती है, इस ओपनिंग से ओवम अंदर चला जाता है, और इस ओपनिंग का नाम क्या था, ओस्टिया। कोई दिक्कत है अभी तक जितना बताया, ठीक है सर, जैसे हम बोल सकते हैं ओवरी में ओवम गए होते हैं, हाँ, लेकिन सर वो इमेच्योर होते हैं, जब ओवरी से बाहर आते हैं तब वो मैच्योर हो जाते हैं। यार वो ना पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। इमेच्योर टर्म नहीं होती, और इसकी ना साइड्स मतलब वो होती है, प्राइमरी रूट साइड, सेकेंडरी रूट साइड, टर्शरी रूट साइड, वो पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो इमेच्योर की बातें नहीं करनी, इसको स्टेजेस के नाम देने हैं, समझ लो। इमेच्योर और मैच्योर टर्म्स को यूज़ मत करो ज़्यादा, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे, देखो जब मैं ये सारा पढ़ा दूँगा, कहाँ गया, काफ़ी दूर है उसका मतलब, जो अभी तक नहीं आया, देखो यहाँ पढ़ाऊँगा। देखो
ये वो ओवम ही है तुम्हारे ये अंदर है जो इसके अंदर, ठीक है, ये वाला अंदर है ना, तो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है जो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये ओवम ही है तुम्हारे। तो इसकी स्टेज कैसी है कैसी नहीं सब बताऊँगा मैं, अभी के लिए बस फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, देखो आगे बढ़ो। अब देखो मेरी बात सुनो, अब हम ओविडक्ट से तो बाहर आ गए, ओविडक्ट के 3 पार्ट आपको मैंने करवा दिए, फिर स्टार्ट हो जाता है क्या, यूट्रस। ठीक है, अच्छा अब जो यूट्रस का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका नाम सॉरी यूट्रस मतलब इसका नाम क्या है, यूट्रस है ना, डॉक्टर सिस्टम का जो ये वाला पार्ट है ना। उसके बाद देखो ये देख लो यहाँ पर जाके ये थोड़ा नैरो सा हो गया, इसका नाम क्या है, इस एरिया का नाम क्या है, सर्विक्स। और जो एक कैनाल है, ठीक है, सर्विक्स पूरे के पूरे एरिया का नाम है, जो सर्विक्स के बीच में जो कैनाल है उसका नाम क्या है, जो ये कैनाल है ये वाली सर्विकल कैनाल का नाम है, सर्विकल कैनाल। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। आगे बढ़ो, अब आगे देखो, आगे क्या आपको बताने जा रहा हूँ, देखो उसके बाद जो ये एरिया है इसको क्या बोलते हैं, वजाइना। जिस कैनाल को क्या बोलते हैं, वजाइनल कैनाल। ठीक है, तो अब आपको सारे का सारा ये स्ट्रक्चर भी समझ आ चुका है मेरे हिसाब से। आपको सर्विक्स पता है क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल पता है, वजाइना क्या होता है पता है आपको, है ना, तो ये सब आपको पता है। अब जो वजाइना होता है वो एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक। अब एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि देखो मेल में तो यूरेथ्रा रहता है, तो जर्म्स की एंट्री करनी मुश्किल होती है, वरना यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकती है, इसीलिए तो बोलते हैं यूटीआई, है ना, मतलब जो यूटीआईज होती है ना वो फीमेल में बहुत ज़्यादा होती हैं, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग है, यूरेथ्रा का साइज़ कम है, तो ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस है। इसलिए क्या करते हैं फीमेल अपने आप को बचाने के लिए वजाइना में क्या करते हैं, एसिडिक कर देती है वजाइना को, क्या करती है, एसिडिक पीएच कर देती है वजाइना का। और कौन हेल्प करता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना, वो ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करता है और वजाइना के पीएच को एसिडिक कर देता है। कोई डाउट है यहाँ तक जितना मैंने बताया? ठीक है, तो अरे इसीलिए तो हाइजीन आते हैं, वो जो पता नहीं क्या क्या आता है, वो वी वाश वो सब, ताकि पीएच मेंटेन रहे, है ना, ये इस एरिया का। क्योंकि अगर हम ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग सोप यूज़ करेंगे तो ख़राब कर देगा पीएच को, तो न्यूट्रलाइज कर देगा। हमें एसिडिक पीएच चाहिए, तो माइल्ड चीज़ें यूज़ करनी होती है ना। तो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आगे देखो। अब जो ये एरिया ना, ये तुम्हारा यूट्रस है ना, इस यूट्रस में कि जो मेम्ब्रेन्स है ना, उसमें 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसकी 3 मेम्ब्रेन्स। अभी लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर है उसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। क्या नाम है, सॉरी, सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है। उसके बाद जो आपको ये लेयर नजर आ रही है जो अभी बना रहा हूँ मैं, इसका नाम क्या है, मायोमेट्रियम। और जो उसके बाद जो मैं एकदम बाहर वाली लेयर बना रहा हूँ इसका नाम क्या है, पेरीमेट्रियम। तो वी हैव दीज 3 लेयर्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अच्छा याद करो, जब हमने ट्यूनिका वैजिनालिस पढ़ा था, आउटर मोस्ट लेयर पढ़ा था, वो कैसी थी, फाइब्रस और थिक थी। ये भी कैसी है, फाइब्रस और थिक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मतलब वहाँ पर कुछ और था ना, वहाँ पर एल्बुजिनी और वो दूसरी थी, है ना, उसको छोड़ो। अभी देखो, हाँ क्या बोला, ट्यूनिका वैजिनालिस, वो तो सबसे पहले बोला मैंने। बताओ तीसरी लेयर का नाम, बताओ अब तो बताओ। वैस्कुलर, हाँ वैस्कुलर, अब ठीक है। ठीक है, वॉल्स ऑफ द यूट्रस की मैं बात करूँ तो जो इनर लेयर है वो कैसी है, उसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। अब उसके बारे में बताओ, वो क्या है, ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर मतलब सिक्रीशंस करती है ना, सिक्रीटरी है, समझ लो। हाईली वास्कुलराइज, इनर मोस्ट लेयर हमेशा वास्कुलराइज रहती है, चाहे वो कोई उसकी किसी की भी हो, है ना। शो साइक्लिक चेंजेस, है ना। अब जो मेरी बात सुनो, जब जिनको मेंस्ट्रुएशन आती है ना, मेंसेस चलते हैं जिनके, तो उनमें क्या होता है, उनमें ब्लीडिंग आती है। तो ब्लीडिंग किस चीज़ की होती है, ब्लीडिंग इस चीज़ की होती है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद, है ना, पीरियडिकली हमारी जो एंडोमेट्रियम है झड़ जाती है और यहाँ से ब्लड के साथ ये यहाँ से बाहर आ जाती है और हमें ब्लीडिंग होती है ना। कोई दिक्कत है इसमें? एंडोमेट्रियम के बारे में मैंने 1, 2, 3 और 4 पॉइंट बताए, चारों पॉइंट में दिक्कत है मुझे बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम क्या है, मिडल लेयर, स्मूथ मसल की बनी होती है, यानी मस्कुलर लेयर है। काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो बोलते हैं ना कि मतलब
वो जो बोलते हैं मतलब आपको ना इंजेक्शन देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो आपको पढ़ाऊंगा अगर आप मतलब बताऊंगा आगे। तो मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शंस होती है और बच्चा बाहर चला जाता है, समझ लो। तो ये क्या करती है, मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है और कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी। और बाहर की लेयर का मैं बता ही चुका हूँ पेरीमेट्रियम के बारे में कि फाइब्रस है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डन। अब कोई डाउट है इसमें जो जितना मैंने बताया अभी तक? बोलो। नो। ओके। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, यूट्राइन फंडस। क्या बोलते हैं? यूट्राइन फंडस, है ना। यूट्रस के 3 पार्ट रहे, कौन कौन से? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सर्विक्स तो ये वाला पार्ट है, फंडस ये ऊपर वाला पार्ट है और बॉडी ये सारे का सारा पार्ट है मिडल वाला। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, सर्विक्स आप देख रहे हो, सर्विक्स के अंदर ये बड़े अच्छे मसल्स होते हैं, मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। इसी मसल्स के कारण ही, मतलब इसी मसल्स ने हमारा पूरे का पूरा वो वेट मतलब मेंटेन किया होता है बेबी का सारा वेट इस सर्विक्स के मसल के ऊपर ही मेंटेन रहता है, समझ रहे हो। तो अच्छा, अब जो वजाइना की जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं? हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। अब मुझे बताओ, इस पूरे पेज में कोई किसी को कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे बताओ, है कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा जीव जिसको समझ ना आया हो? बोलो, नहीं है तो नो बोलो। क्लियर सर। फाइन। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम क्या है? ओवरी। डन। तो अगर मैं ओवरी की बात करूं तो ओवरी के बारे में क्या जानते हो? इसकी पोजीशन की बात करूं, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ द यूट्रस बाय लिगामेंट। मेरी बात सुनो, ये है तुम्हारा यूट्रस, ये है ओवरी, और जो ओवरी है देखो ये किससे कनेक्टेड है? यूट्रस से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ये क्या है? ये तुम्हारे लिगामेंट्स है। ये क्या है? लिगामेंट्स है। कोई दिक्कत है इसमें, इस पॉइंट में? ठीक है, ये क्या है? लिगामेंट्स है ना। ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन कैविटी, ये तुम्हारी एब्डोमेन की कैविटी और उसके नीचे ये प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे लगता नहीं लोकेशन में कोई दिक्कत होगी ओवरी की किसी बच्चे को, है ना। अच्छा, अब साइज़ की बात करूं तो 2 से 4 सेंटीमीटर कोई नहीं पूछ रहा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, शेप पूछेगा, आलमंड शेप। ओवरी की शेप क्या होती है? बादाम जैसी, समझ लो, बादाम जैसी शेप होती है ओवरी की। तो ओरिजिन क्या है? मेसोडर्म। मैंने बोला था ना अगर कुछ भी आ जाए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और एक आंसर देना तो मेसोडर्म दे देना। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम विच एनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। मेरी बात सुनो, ये डायग्राम देखो, ये तुम्हारा अंदर वाला एरिया ना, अंदर वाला एरिया। ठीक है, ये क्या है? ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा को क्या है? एक लेयर ऑफ एपिथेलियम ने कवर किया हुआ है। देख पा रहे हो लेयर ऑफ एपिथेलियम ने? इसका नाम क्या है? देखो, चलो इसका नाम नहीं अभी बताएंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, अब जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ये तुम्हारा 2 हिस्सों में डिवाइड है। देख पा रहे हो, जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक तो ये अंदर वाला हिस्सा और एक ये बाहर वाला हिस्सा। देख पा रहे हो, जो अंदर वाला हिस्सा उसका नाम क्या है? मेडुला, और जो बाहर वाला हिस्सा उसका नाम क्या है? कोर्टेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। है ना। अब जो इनर वाला एरिया ना, इनर वाला, जब आप इसकी एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे ना आपको नजर आएगा, इनर वाले एरिया में यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ये इनर वाले एरिया में। और बाहर में जो वो बोला था ना आपने, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स है ना, वो जो ओवम और उसकी डेवलपमेंट वो यहाँ चल रही होती है, अलग अलग स्टेजेस में ओवम रहता है ना, तो ये यहाँ पर चल रही होती है। ठीक है, इतना आपको बता चुका हूँ। अब जो ये ओवेरियन की अगर मैं लेयर्स की बात करूँ तो 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? जर्माइनल एपिथेलियम, और इनर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपने जर्माइनल एपिथेलियम पहले भी वर्ड यूज़ किया था, कहाँ किया था? बोलो, कहाँ क्या बनाए? नहीं, इसी चैप्टर में यूज़ किया था जर्माइनल एपिथेलियम शब्द। हाँ जी सर, उसमें स्पर्म वाले में। हाँ, क्या बनाए थे हमने? स्पर्म्स बनाए थे ना। और यहाँ पर जर्माइनल एपिथेलियम क्या बनाएगा? अरे बोलो, अंदाजा लगाओ। प्रोटेक्ट कर रहा है। अरे जो अगर वहाँ पर स्पर्म बोल रहे हो तो यहाँ पर क्यों नहीं स्पर्म बोल रहे?
ओवम ओवम तो ये आंसर गलत है, ओवम बनाएगा। आंसर है सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की प्रोटेक्शन करेगा, अगर करेगा तो। क्यों? क्योंकि देखो, जब जर्मानियल एपिथेलियम इसका नाम दिया था ना, तो सबको लग रहा था कि ये ओवम बना रहा है ना, ये अलग अलग फॉलिकल की अलग अलग स्टेजेस को कह लो, या तुम कह लो कि एग की अलग अलग स्टेजेस है, ओवम की अलग अलग स्टेजेस है को मतलब ये बनाता है, ओवम ये बनाता है। लेकिन बाद में रिसर्च करके पता लगा कि ये नहीं है, ओवम अंदर से बन रहे हैं और वो पहले से बने हुए हैं। बताऊँगा ओवम कब बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, वो पहले से तैयार है ओवम, ये नहीं बना रहा। तो अब नाम तो दे रखे थे ना, फिर इसका नाम नहीं चेंज किया, लेकिन उन्होंने बोल दिया बनाता नहीं, बस इतनी स्टेटमेंट साथ में ऐड कर दी, ठीक है। तो नाम आज भी इसका क्या है, आउटर जर्मानियल एपिथेलियम, है ना। और इनर कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वहाँ पर क्या था, जर्मानियल एपिथेलियम इनर था और ट्यूनिका एल्बुजिनिया आउटर थी, यहाँ पर उल्टा है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ इस यहाँ तक। नो सर। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। आउटर जर्मानियल एपिथेलियम का काम क्या है, लेयर ऑफ सिंपल क्यूबर्टल एपिथेलियम, इट डू नॉट गिव राइज टू ओवा। और इनर ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइटिश कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये प्रोटेक्शन, ये भी प्रोटेक्शन ही करती है। कोई दिक्कत है यहाँ इस पेज में तो मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। है दिक्कत? दामिनी जी हैं क्लास में? हाँ जी सर। ओके, तो समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। यस सर। आगे हम बात करेंगे यूट्राइन ट्यूब्स की। किसकी बात करेंगे? यूट्राइन ट्यूब्स की, या ओविडक्ट की, या फेलोपियन ट्यूब की। एक ही बात है सबका। कितनी होती है? एक पेयर होती है, एक ये रही ओवरी, एक ये रही ओवरी, एक यहाँ से ट्यूब आएगी, एक यहाँ से ट्यूब आएगी। तो कितनी ट्यूब्स होती हैं? एक पेयर होती है या दो ट्यूब्स होती हैं। लेंथ कितनी रहती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। मत याद करना, है ना। मेरी बात सुनो। अब होता क्या है इसके बारे में, अच्छी बात क्या है इसके बारे में? अच्छी बात ये है कि देखो, जो तुम्हारा ये, अब मैं सारा नहीं बना रहा, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। आपको सबको पता है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर यूट्रस है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा ओवरी है। तो जब तुम्हारा ओवरी है इस ओस्टिया से पास होकर इस तुम्हारी ओविडक्ट में चला जाता है एग, तो होता क्या है, यहाँ पर जाके ना, यहाँ पर एग रुक जाता है। एग तो पैसिव है ना, ऊगेमस टाइप है। याद करो, ऊगेमस पढ़ाया था ना आपको कि फीमेल मूव नहीं करती, लेकिन हमने फीमेल को एटलीस्ट यहाँ तक तो लेके आना है ना मेरे भाई। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? हाँ जी। तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सीलिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सीलिया। और ये सीलिया मूव करते हैं। क्या होता है? ये सीलिया मूव करते हैं। ये सीलिया किसका लीव हुआ था? ये सीलिया मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया मूव करके इसको यहाँ ले आते हैं, और यहाँ से हमारे भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ भाभी जी बैठे हैं, यहाँ भाई साहब आ रहे हैं। यहाँ आकर इनका मिलन हो जाता है एम्पुला में जाकर। मिलन होने के बाद अब इन्होंने कहाँ जाना है? वापस यूट्रस में। तो ये वापस यूट्रस में जा रहे हैं। अब उसके बाद तो इस सब में कौन हेल्प कर रहा है? सीलिया हेल्प कर रहा है। और सीलिया कहाँ प्रेजेंट है? तुम्हारे ओविडक्ट में प्रेजेंट है, वॉल ऑफ ओविडक्ट में, ठीक है। अब इसके लिए लाइन क्या लिखी है हमने लाइन यूज़ की है, देखो देखो देखो, सिलेटेड सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, है ना। ये नाम याद ही कर लेना। विच कोलुमनर का मतलब होता है कि सेल्स की शेप ऐसी है, लंबी। जब मैं बोलता हूँ ना याद कर लेना, मुझे होता है कि मत समझाया जाए अब, है ना। ये कोलम लाइक शेप है। एक होता है क्यूबॉइड लाइक शेप, ऐसा शेप। एक होता है कोलम लाइक, लंबा शेप। और उसके ऊपर क्या लगा है? सीलिया लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सीलिया। तो कोलुमनर सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। कोलुमनर सिलेटेड एपिथेलियम विच हेल्प्स टू मूव द फर्टिलाइज्ड ओवम सेकेंडरी oocyte टुवर्ड्स द यूट्रस, है ना। तो पहले तो वो मूव करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को और सेकेंडरी oocyte को टुवर्ड्स द यूट्रस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं ओविडक्ट की। फिम्ब्रे क्या होता है? द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम वही फनल शेप स्ट्रक्चर, है ना। पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे विच हेल्प्स इन कैप्चरिंग oocyte। कोई डाउट है इसमें? पढ़ा चुका हूँ मैं। आगे बढ़ो। इन्फंडिबुलम, द फनल शेप पोर्शन ऑफ द ईच ट्यूब इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। मेरी बात सुनो, ये देख लो, यहाँ भी फनल शेप लिख रहा है, यहाँ भी फनल शेप लिख रहा है। यहाँ बोल रहे हैं फनल शेप ऑर्गन स्ट्रक्चर की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना। क्या कहा मैंने?
तुम्हारा जो ये फनल शेप स्ट्रक्चर है ना, इसके बाद अगर ट्यूब बना रही है, देखो फनल शेप स्ट्रक्चर तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, लेकिन फिंगर लेग प्रोजेक्शन ये हैं। इन फिंगर लेग प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? फिम्बरे, और पूरे फनल लेग स्ट्रक्चर को इनफंडिबुलम। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बात करते हैं एम्पुला की। वाइडेस्ट पोर्शन यहाँ ये वो साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, एम्पुलर रीजन में होती है। इस्थमस, एम्पुला के बाद वो ओविडक्ट का वो एरिया जो तुम्हें यूट्रस से कनेक्ट करता है। शॉर्ट नैरो ट्यूब थिक वाल्ड पोर्शन दैट जॉइंट्स विद द यूट्रस। इस पेज में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं आपको सारा पे समझा चुका हूँ अपनी तरफ से। है कोई दिक्कत? नो सर। फाइन। बात करते हैं यूट्रस की। ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन याद करना, नीट में आई है 2-3 बार। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है, इसको याद ही कर लो, इसको समझाना नहीं है। चलो समझा भी दूंगा लास्ट में। शेप कैसी है? इन्वर्टेड पियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शेप कैसी है? इन्वर्टेड पियर, है ना। साइज़ आपकी मर्जी हो याद कर लेना। इसके भी 3 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अपर डोम शेप पार्ट को क्या नाम है? सुपीरियर टू द यूट्राइन ट्यूब, इसका नाम क्या है? फंडस। मिडिल पार्ट या मेन पार्ट क्या है? मतलब मेन पार्ट क्या है? बॉडी। और जो इन्फीरियर नैरो पोर्शन है उसका नाम क्या है? सर्विक्स। वो किस में खुलता है? वजाइना में। इट मेनली फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल स्पिंक्टर ऑफ द बॉडी, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि इसके मोस्ट पावरफुल इसके पास स्पिंक्टर होते हैं, मतलब वो एक मस्कुलर ही होते हैं स्पिंक्टर भी। तो वो एक मतलब वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, यूट्रस में कोई डाउट है इस पेज के? बोलिए। फिर अपन बढ़ते हैं वॉल्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर रहती हैं। पहली लेयर रहती है पेरीमेट्रियम, द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मेरी बात सुनो, जो तुम्हारी पेरीमेट्रियम है ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो खाली स्पेस भरने के लिए टिश्यू होते हैं। हमारी बॉडी में जो खाली स्पेस जो भी टिश्यू भरे उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। मतलब आप तो ऐसे याद कर लो, है ना। और किसकी बनी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। कोई नहीं पूछ रहा ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है नहीं बनी, इस चैप्टर के लिए कोई नहीं पूछ रहा। एक टिश्यू नाम का चैप्टर करवाऊंगा, उसमें पूछेगा। अभी तो याद रखो कि पेरीमेट्रियम क्या है? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ये फलाना निम्का, और याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर है, बस ये याद रखना है। कर लोगे याद इतना? है डाउट किस पेज में? बोलो जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नो सर। अच्छा, अब मुझे कौन कौन है क्लास में? एक बार सभी बोलना, हाँ हे बोलना। यस सर। हाँ जी। यस सर। कम से कम मुझे 5-6 यस आई हैं, है ना, 4-5 यस आई हैं मुझे, और एक ही बोल रहा है कसम। आप 4 ही आई होंगी। हाँ तो 4 ही आई होंगी, 4 ही जने हैं हम। अच्छा, एक मैंने खुद की गिन ली ना, तो ठीक है, तो 4-5 यस आई हैं मुझे, है ना। तो देखो आप 4 भी नहीं बोले, आप सोचो मैं मन से पढ़ा रहा हूँ कसम से मैं, ठीक है। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड है ना, आप कितना निकलवा सकते हो। तो बात करते हैं यूट्रस, हिस्टेरा या वोम, ये इसी के नाम है। अगर पेपर में हिस्टेरा आ गया ना तो वही बाबा मत बोलना, इसी का ही नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायोमेट्रियम मिडल लेयर है, स्मूथ मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ द मसल फाइबर, थिकनेस एट द फंडस, ये जरूरी है याद करना, एंड थिननेस एट द सर्विक्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। भाई बात सुनो, एक चीज़ देखो, तुम खुद सोचो, अब आप इस डायग्राम में मत जाना, ये तो मैंने बनाई है ना। थिकनेस्ट यहीं पर है, ये मायोमेट्रियम, समझ रहे हो, यहीं वाले एरिया पर थिकनेस्ट है मायोमेट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर थिन तो मैंने सही बनाई है ना, यहाँ पर थिन है, लेकिन जो यहाँ पर जो स्पिंक्टर लगा हुआ है, मस्कुलर स्पिंक्टर है जो यहाँ पर ऐसा स्पिंक्टर लगा हुआ है, ऐसा गोल गोल, वो स्ट्रॉन्ग है। लेयर तो थिन ही है मसल की, समझ लो। लाइन आएगी, द मायोमेट्रियम हैज़ द थिनेस्ट द सर्विक्स हैज़ द थिनेस्ट मस्कुलर लेयर एंड हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर। आपने बोलना सर्विक्स का तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर है, तो लेयर थिक होनी चाहिए, तो दोनों चाहिए। लेयर थिन है लेकिन स्फिंक्टर स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। फाइन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चलो,
अब मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ, वॉल्स ऑफ द यूट्रस भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा, एंडोमेट्रियम, हाईली वास्कुलराइज, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, इनर मोस्ट लेयर है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम की। हमने सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, उसके आगे सिलेटेड लगा हुआ था बस, कहाँ पढ़ा था, बोलो, अरे फेलोपियन ट्यूब में नहीं पढ़ा सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, हाँ जी सर, वो मूवमेंट में हेल्प करते है ना। तो ठीक है, अब बात करते हैं वेजाइना की। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल है विद म्यूकोसा मेम्ब्रेन। इसमें म्यूकस की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है वेजाइना में, समझ रहे हो, मतलब वो मतलब हैं। है ना, क्या ही बताना आप, ठीक है आगे बढ़ो, यस है ना। नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यहाँ पर क्या है, लेयर की, मेरी बात सुनो, क्या है कि तुम्हारे मतलब जो वेजाइना होता है ना, इसमें ना बहुत सारी लेयर्स होती है। क्यों, क्योंकि भाई देखो फ्रिक्शन बहुत आनी है यहाँ बच्चे ने बाहर आना है, पीनी से एंटर करना है, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन, तो बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पर, है ना। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है खचाखच, लेयर्स ही लेयर्स। नॉन केराटिनाइज, सख्त नहीं है, सॉफ्ट लेयर्स है, समझ रहे हो। इट लाइज इन द सीरीज ऑफ ट्रांसफर्स फोल्ड कार्ड रगे, यहाँ पर क्या रहते हैं, ऐसे रगे रहते हैं, ऐसे बनाया मैंने या नहीं बनाया, याद नहीं मुझे, हाँ बनाया। देखो ये देख रहे हो, ये फोल्ड्स, ये क्या है, ये रगे हैं, क्या है ये, रगे, डन। तो हाँ ठीक है, म्यूकोसा ऑफ द वेजाइना कंटेन्स लार्ज स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन। मेरी बात सुनो, यहाँ पर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनके उन्होंने आना है, स्पर्म ने, है ना। तो ग्लाइकोजन, है ना। अब ग्लाइकोजन का होता क्या है, ग्लाइकोजन के दो बेनिफिट है, पहला बात तो ये है, दूसरा बेनिफिट क्या है, आपको ये बेनिफिट नहीं करवाया इन्होंने स्पर्म वाला, इन्होंने मेन बेनिफिट करवाया कि जो ग्लाइकोजन है ना, वो टूट जाएगा, किसमें, ग्लाइकोजन की जब किसमें टूट जाएगा, लैक्टोबैसिलस को तोड़ देगा, किसमें, ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा, समझ लो, लैक्टिक एसिड बनाएगा ग्लाइकोजन को तोड़ के। दिस रिजल्ट्स इन एसिडिक एनवायरनमेंट रिटार्ड द माइक्रोबियल ग्रोथ बट इट इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर द स्पर्म, है ना। तो मेरी बात सुनो, फिर अगर स्पर्म के लिए हार्मफुल है तो फिर होना क्यों, हो क्यों रहा है, क्योंकि यार, क्योंकि जो स्पर्म है ना तुम्हारा, है ना, क्या, क्योंकि स्पर्म ने तो कभी कभी आना है, माइक्रोब्स तो सारा दिन आएंगे ना, तो हमने एसिडिक उसको कैसा बनाना है, हमने उसको बनाना है एसिडिक, ताकि माइक्रोब्स मरते रहें। तो सर फिर स्पर्म्स कैसे आएंगे, बताओ फिर स्पर्म्स को कैसे एंटर करवाएंगे अपन, ये तो एसिडिक है। सर स्पर्म तो मतलब अमाउंट ज़्यादा होती है, कोई ना कोई तो सर्वाइव कर ही जाता है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन स्पर्म्स को क्या मतलब, नेचर ने क्या दिया स्पर्म्स को कि वो मतलब सर्वाइव कर पा रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि वो आ पा रहे हैं, अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या माइक्रोब से ज़्यादा नहीं होती, माइक्रोब भयानक होते हैं इन्वायरमेंट में। टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर को क्या मतलब, स्पर्म्स ये देखते हैं, चलो ठीक है, अब टेम्परेचर, मेरी बात सुनो, याद करो स्पर्म्स कैसे थे, स्लाइटली अल्कलाइन थे भाई साहब, स्लाइटली अल्कलाइन थे। और ये कैसा है, स्लाइटली एसिडिक। तो अल्कलाइन और एसिडिक जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो स्पर्म बोलते हैं इनका तो गठबंधन हो गया, चलो भाई आराम से चलो अंदर, समझ रहे हो। सीमन जब पढ़ते थे अपन, सीमन ने अपन सेमिनल प्लाज्मा पढ़ा था, हमने कहा था कैसा है, स्लाइटली अल्कलाइन, याद नहीं है, सेमिनल फ्लूइड। तो फिर क्या हुआ, वो स्लाइटली अल्कलाइन, ये स्लाइटली एसिडिक, दोनों का मिलन हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया सोल्यूशन, तो ये स्पर्म अपने से आसानी से अंदर चले गए। कोई दिक्कत है मुझे बताओ, समझ आ गया। तो है ना, तो इसीलिए ग्लाइकोजन का होना ज़रूरी है, मतलब ग्लाइकोजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस इसके ऊपर एक्ट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, जो इसको माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन वेजाइना, वेजाइना में ग्लैंड्स नहीं होते, वेजाइना में ग्लैंड्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्लैंड्स सिर्फ एंडोमेट्रियम में मिलते हैं, और वो यूट्रस का पार्ट है, वेजाइना का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये भी आपको बता चुका हूँ। एक्सटर्नल फोल्ड्स ऑफ वेजाइना कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस, है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी शायद गलत लिख दी मैंने, मुझे देखनी पड़ेगी, है ना, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। आप ये पढ़ो, इट इज़ गार्डेड बाय थिन फोल्ड ऑफ वास्कुलाइज्ड म्यूकोसल मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। ठीक है, तो
जो वजाइनल ओरिफिस होती है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाइमन उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ना, वो जो मैंने शायद तब आपको ओपनिंग बोल दिया था। हाइमन इज़ एक्चुअली दैट मेम्ब्रेन जो तुम्हारे वजाइना की ओरिफिस को मतलब गार्ड करके रखती है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हाइमन, और उस ओपनिंग का नाम क्या है, वजाइनल ओरिफिस, है ना। तो यहाँ पर वो फोल्ड को काट कर ओपनिंग कर लेना, है ना। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज नोन एज वजाइनल ओरिफिस विच इज़ गार्डेड बाई म्यूकोसल मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। कोई दिक्कत है? नो। अब आपको हाइमन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हाइमन जो होता है ना, ये मतलब लोग ये मानते हैं कि हाइमन इज़ ए टेस्ट फॉर वर्जिनिटी, कि अगर हाइमन ब्रेक है तो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है, और अगर नहीं ब्रेक है तो वो वर्जिन है ना। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जो गर्ल्स साइकिलिंग करती हैं या स्विमिंग करती हैं, या अगर कोई झटके से गिर गया, कोई बहुत ज़्यादा चोट लगी, तब भी हाइमन आसानी से टूट जाता है ना। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो वर्जिन नहीं है, वो वर्जिन है वो गर्ल्स भी। और सेकेंडली दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि जो ये हाइमन रहता है ना, आफ्टर सेक्स भी नहीं टूटता, है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वर्जिन नहीं रही, मतलब अब वो तो मतलब सॉरी वो वर्जिन है, अब उन्होंने तो मतलब आफ्टर इंटरकोर्स भी नहीं टूट रहा हाइमन, है ना। तो इसका मतलब हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग कोइटस। देखो नॉर्मली तो टोन होता है, नो डाउट, हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट, कोई झटका वटका लगा या गिरा विरा तब भी टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून, अब ये भी चीज़ होती है, आपको पढ़ाऊँगा, मतलब कैसे हेल्प करती है ना, एसेसरी हेल्थ स्ट्रक्चर्स ये हैं कह लो। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इन सब में अगर कोई पास करता है, घुड़सवारी कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है, तो हाइमन ब्रेक हो जाता है। इन सम वुमेन हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट कोइटस, पहली बार जब कोई वुमन इंटरकोर्स करती है तब भी हाइमन कई बार रह जाता है ना। इनफैक्ट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल अपीयरेंस। समझ आ गया या नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? चलो ये भी हो गया। अब अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो ठीक है, मतलब अपने यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि वेजाइनल टैम्पून को यूज़ करता होगा, ठीक है। बाकी ये एसेसरी स्ट्रक्चर है, मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है किसी तरीके से, मतलब ऑब्जर्वमेंट होगा कोई, ठीक है। आगे बात करते हैं वल्वा की, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। यहाँ पर क्या रहते हैं हमारे पास, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो वल्वा में मतलब हेल्प करते, मतलब वल्वा में हेल्प क्या करते हैं, वल्वा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो उसको मैं एक लाइन डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो 2 लेयर्स होती हैं। पहली बात जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सराउंड करती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स को सराउंड करती हैं, सिस्टम तो एक होती है ना। तो जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है, आउटर मोटी लेयर, ये मोटी लेयर है ना, इसका नाम क्या है, लेबिया मेजोरा। और जो अंदर वाली लेयर है उसका नाम क्या है, लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो मुझे लगता है इन दोनों आपको ये दोनों क्लियर होंगी। उसके बाद आगे देखो, अब 2 ही ओपनिंग्स हैं। जो ऊपर वाली ओपनिंग है ना, ऊपर वाली ओपनिंग, उसका नाम भी ऊपर ही है, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफिस, ऊपर, है ना, तो यूरेथ्रल ओरिफिस। और जो नीचे वाली ओपनिंग है उसका नाम क्या है, वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। तो हम 2 ओपनिंग्स रहती है इसमें, यूरेथ्रल ओरिफिस और वेजाइनल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस से क्या होता है, यूरिन पास होता है, और वेजाइनल ओरिफिस से जब सीमन अंदर जाता है, या फिर जो भी मतलब क्या कहते हैं उसको, बच्चा बाहर आता है, तो वो वेजाइनल ओरिफिस से आता है ना। ये भी आपको क्लियर हो गया। चार्जिंग पे लगा देता हूँ मुझे साथ में, चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब मेरी बात सुनो, जो आपका ये यूरेथ्रल ओरिफिस है ना, ये यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है, इसके आजू बाजू में ग्लैंड्स होते हैं 2 छोटे छोटे, एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। वैसे ही वजाइना ओरिफिस के भी आजू बाजू में ग्लैंड्स होते हैं, इसका नाम क्या है, बर्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। ये कितने होते हैं, 1 पेयर, और होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड, मतलब कि कॉपर्स ग्लैंड ये पढ़ा था ना हमने, कॉपर्स ग्लैंड मेल में, उसके जैसे ही होते हैं बर्थोलिन्स ग्लैंड, समझ रहे हो, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका काम क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड का, इसका दूसरा नाम क्या है, स्किन्स ग्लैंड, ठीक है। होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। तो नाम से क्लियर है, टी वाला ग्लैंड पी के होमोलोगस है, और बी वाला ग्लैंड मतलब कॉपर्स ग्लैंड के होमोलोगस है बार्थोलिन्स ग्लैंड, और जो पी वाला ग्लैंड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की होमोलोगस मतलब उसके जैसा काम करता है। कोई दिक्कत है तो मैं बताओ।
सर लेकिन आपने बोला था वेजाइना के पास कोई ग्लैंड नहीं होता। सही बात है, तो ये वजाइना कहाँ है? ये तो वजाइना की ओपनिंग है, ओपनिंग के बाहर ग्लैंड है, वजाइना तो इसके अंदर है। अरे 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 नादान बालक, ये देखो, ये तो ये यार मैं कैसे समझाऊं, एक मिनट को, मतलब ये अंदर है सारे का सारा स्ट्रक्चर, यहाँ कहीं है सारे का सारा स्ट्रक्चर, यहाँ तो सिर्फ ओपनिंग है, ओपनिंग के बाहर ग्लैंड है, समझ रहे हो? ये बढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? ये बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? आगे देखो, लेबिया माइनरा डू नॉट कंटेन हेयर्स एंड फैटी टिश्यूज। देखो जो हेयर्स होते हैं ना, जो हेयर्स होते हैं वो सिर्फ लेबिया मेजोरा में होते हैं, लेबिया माइनरा में नहीं होते। कोई दिक्कत है तो बताओ? नो सर। फाइन, आगे करो। अच्छा, अब आपने देखा है कि इसके ऊपर एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है, डिपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज फैटी टिश्यू को बोलते हैं, और यहाँ पर भी प्यूबिक हेयर मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है? अभी देखो ये क्या है, ये एनल ओपनिंग है। क्या ओपनिंग है? एनल ओपनिंग, ठीक है? और ये कौन सी ओपनिंग थी? ओरिफिस हमारा, है ना, वीओ। तो अब इसके बीच में ना, जो यहाँ पर जहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ से ये एक लेयर स्टेज होती है, एक कनेक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है? इस कनेक्शन का नाम मैंने बताया, पेरिनियम लिखा मैंने कहीं, दिख रहा है किसी को पेरिनियम लिखा हुआ? नहीं लिख रहा, कोई कनेक्शन नहीं होता, फिर छोड़ दो, फिर आपको करवाया ही नहीं, जब लिखा ही नहीं तो फिर करवाना क्या, ठीक है? मेरी बात सुनो, और जो मेरी बात सुनो, यहाँ तो हो गया ना। अब जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया लेबिया माइनरा के अंदर वाला एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं? सारे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। तो जो ओपनिंग्स है वो कहाँ प्रेजेंट है बताओ मुझे? वेस्टिब्यूलर एरिया में। कहाँ प्रेजेंट है? वेस्टिब्यूलर एरिया में। अच्छा, अब जैसे क्या होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास कॉर्पोरा स्पोंजियोसम और वो सब थे, यहाँ पर भी इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यूज यूरेथ्रा को सराउंड कर रहे थे, यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर ये देखो, ये स्ट्रक्चर है इरेक्टाइल टिश्यू, ये स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू है ना, इसके आजू बाजू में ये स्ट्रक्चर्स है ना, ये तुम्हारा क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस पे सेंसेशंस होती हैं, समझ लो, ठीक है? ये भी हो गया क्लियर आपको? तो अब जो वेस्टिब्यूल क्या कंटेन करता है? वेजिनल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस एंड ओपनिंग ऑफ दी डक्ट्स ऑफ दी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स की जो डक्ट्स है, ठीक है? ये सारी की सारी ओपनिंग्स इसमें होती है। अभी तक जितना पढ़ा है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ? नो सर। ठीक है, आसान है आज का काम तो। अभी ये भी पढ़ लो, फिर बस ये मेमोरी ग्लैंड पढ़ लो और ख़त्म करते हैं, ठीक है? मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हैं अपन। मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड एपोग्रेन स्वेट ग्लैंड्स। मेरी बात सुनो, मेमोरी ग्लैंड्स वही ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से स्वेट निकलता था किसी टाइम, मतलब कि स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, निकलता नहीं था, मतलब स्वेट ग्लैंड्स ही हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, या बोल दूँ मैं फिजियोलॉजी है, वो उसके जैसी ही है ना? तो ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मिल्क। अब वो स्वेट ग्लैंड्स वो पानी जिसकी आप स्वेट नहीं निकाल रहे, वो मिल्क बना रहे हैं, समझ रहे हो? मेमोरी ग्लैंड्स अटैच टू दी, मेरी बात सुनो, यहाँ से समझो, पहले ये स्ट्रक्चर समझो। देखो ये क्या है? ये क्या है? ये एक मसल का नाम है। क्या नाम है? एक मसल है। ये क्या है? मसल की एक लेयर है। और इसके पीछे क्या है बताओ? इसके पीछे क्या है तुम्हारे? रिब्स, ठीक है? रिब्स से ये मसल अटैच है, और इस मसल से क्या अटैच है? मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड अटैच। और इस मसल का नाम क्या है? पेक्टोरिस मेजर। समझ रहे हो? यस सर। अब आप ध्यान से देखो, ये तो रिब्स हैं, ये है ना, इन रिब्स के बीच में मैंने ये भी बनाया, ये खाली भी छोड़े हैं। ये क्या है? ये भी मसल्स हैं जो रिब्स को अटैच रहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। आपको मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कराऊंगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये रिब्स हैं, ये सारे के सारे रिब्स मान लो, और इस रिब्स के साथ
मसल्स अटैच है और मसल्स के साथ क्या अटैच है, मेमोरी ग्लैंड अटैच है। ठीक है, मुझे लगता है इतना समझ आ गया होगा आपको। अच्छा मेरी बात सुनो, और मेमोरी ग्लैंड का ना ये एरिया ये है फैट, ये क्या है, फैट। कई बार फैट इतना बढ़ जाता है, निकलवाना पड़ता है फैट, है ना, वो कैंसर वैंसर हो जाता है यहाँ पर, तो ये फैट है ना। अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ये अंगूरों के गुच्छे पड़े हुए हैं। किसके पड़े हुए हैं, अंगूरों के गुच्छे, मतलब अंगूरों जैसे गुच्छे, अंगूरों के नहीं, अंगूरों जैसे गुच्छे। तो ये किसके गुच्छे हैं, ये एल्वुलोई है। क्या है, एक गुच्छे को क्या मतलब एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वुलोई। और ऐसे काफ़ी सारे एल्वुलोई हैं। क्या है, काफ़ी सारे एल्वुलोई। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर तुम्हारा मिल्क बनता है। क्या बनता है, मिल्क बनता है। तो मिल्क बनने के बाद, मिल्क बनने के पश्चात क्या होता है, देखो यहाँ से एक डक्ट्स में खुलती है और एक डक्ट बनती है, उसका नाम क्या है, मेमोरी डक्ट। क्या नाम है, मेमोरी डक्ट। फिर देखो एक गुच्छा है ना, जो एक गुच्छा, इसकी जितनी भी मेमोरी, इसकी जो मेमोरी डक्ट है ना, इसकी जो मेमोरी डक्ट है वो आगे जाकर देखो एक ओपन स्ट्रक्चर बना, एक लूज स्ट्रक्चर बना रही है जहाँ पर स्टोर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। मैंने बोला था ना कि अगर किसी डक्टर सिस्टम में कोई ओपनिंग, वाइड ओपनिंग आ जाए एकदम से, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं ना, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में। तो एम्पुला आ गई। अब देखो यहाँ से भी एक एम्पुला आएगी, फिर एम्पुला उसके बाद आके एक बाहर एक स्ट्रक्चर में खुल रही है ना, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, निपल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, अब जो एम्पुला है ना, एम्पुला देखो, एम्पुला के बाद जो डक्ट बन रही है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। आप निपल को गौर से देखो, वहाँ छेद होते हैं, पोर्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो वो क्यों होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वहाँ से मिल्क निकलना होता है ना, क्योंकि बहुत सारी डक्ट्स की ओपनिंग होती है वहाँ पर, समझ लो, लैक्टिफेरस डक्ट की। अब इसी स्ट्रक्चर को एक एम्पुला एक गुच्छा ले रहा हूँ मैं, ये गुच्छा ले लिया मैंने, ठीक है। इसी गुच्छे को स्टडी करते हैं अपन, बंच को स्टडी करते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये तुम्हारे एल्वुलोई हैं, और एल्वुलोई के अंदर ये क्या है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं, ये एल्वुलोई है। एल्वुलोई से जो डक्ट निकली उसको क्या बोल दिया, मेमोरी डक्ट। वो डक्ट आगे जाके फूल गई, उसको क्या बोल दिया, एम्पुला। फिर उसने एक डक्ट बनाई, उसको क्या बोल दिया, लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर वो किस में खुल गई, निपल में जाके खुल गई। अब जो निपल के आजू बाजू वाला एरिया होता है वो भी ब्लैक सा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एरियोला। यहाँ पे भी बहुत सारी सेंसेशंस होती हैं, समझ लो, नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे भी। उसके बाद क्या है, ये तो निपल लिया। किसी को दिक्कत है इस स्ट्रक्चर में, बताओ। नो सर। डन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब इसी चीज़ों को पढ़ा देता हूँ आपको। मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड एपोक्राइन स्ट्रेटिक ग्लैंड, ये आपको मैंने बता दिया। मेमोरी ग्लैंड अटैच टू पेक्टोरिस मसल थ्रू, अच्छा ये नहीं बताया मैंने, चलो याद ही कर लो। एक लिगामेंट होता है, देखो मेरी बात सुनो, जो कॉपर्स लिगामेंट यहाँ क्यों लिखा मैंने, चलो देखता हूँ, अगर एनसीईआरटी में हो तो समझाऊंगा। ये समझा दिया मैंने आपको, ये समझा दिया मैंने आपको, ये समझो। इन ईच लोब सेवरल स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड लोब्यूल्स composed of grape like clusters of milk secreting glands are present। तो देखो ये स्मॉल कंपार्टमेंट को लोब्यूल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोब्यूल्स। और इसके अंदर क्या है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के, है ना, जिनको क्या बोलते हैं, एल्वुलोई, है ना। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, एल्वुलोई। और ईच लैक्टिफेरस डक्ट के कैरीज मिल्क फ्रॉम दी वन लोब टू द एक्सटीरियर। और ये बोलते हैं कि जो एक लैक्टिफेरस डक्ट है ना, ये पूरे गुच्छे का ब्लड लेके बाहर की तरफ जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ तक ये एक लैक्टिफेरस डक्ट पूरे गुच्छे का ब्लड लेकर बाहर तक लेके जाती है। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हमारे अंदर 6 से, अगर मैं कहूँ इमेजिन 6 से 8 गुच्छे हैं, क्या है, 6 से 8 गुच्छे, तो लैक्टिफेरस डक्ट कितनी होंगी? अरे 6 से 8 ही होंगी ना, एक गुच्छे के लिए एक गुच्छे के लिए एक डक्ट है, तो 6 से 8 ही होंगी ना, समझ रहे हो? डन, ये भी क्लियर हो गया आपको, है ना। चलो अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब आपको एनसीईआरटी दिखाते हैं, एनसीईआरटी से रूबरू कराते हैं। उससे पहले ये भी देख लो, मेरी बात सुनो, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है आपका, रेक्टम। ये है एनस। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बीच वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या स्थित है आपका यूट्रस।
तो आ गया ना यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, समझ पा रहे हो? डन, ये भी विजुअलाइज हो गया आपको, पूछ सकता है ये, है ना। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ, इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ द यूट्रस बाय लिगामेंट्स, है ना। तो ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। फिर उनको फंडिबुलम क्या होता है, फिम्ब्रे क्या होता है, ये सारा पढ़ा चुका हूँ। इसको तो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, मुझे पता है, ठीक है। अब जो यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोम, मैंने आपको तीनों शब्द कराए थे, वोम, हिस्ट्रा, यूट्रस, एक ही इंसान के नाम, मतलब एक ही चीज़ के नाम है ना। तो सर्वाइकल कनाल क्या होती है बता दिया मैंने आपको, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के बारे में बता दिया, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा में प्रेजेंट रहती है ना। तो लेकिन कुछ झटके से तुम्हारी हाइमन टूट सकती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। किसी को डाउट है यहाँ तक जितना मैंने बताया? नो सर। एनसीडी करना, मेरी जो मैंने लफ्ज़ निकाले हैं ना अपने इस दो दांतों से, है ना, यही आपको एज सच एनसीडी की लाइन मिलेंगी, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, ठीक है। और 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं, कितनी होती हैं मेमोरी लोब्स? अगर इतनी है तो डक्ट्स कितनी होंगी लेक्टिफेरस? जितनी लोब्स है 15 भी। कर दिया गुड़ गोबर, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं किया, मुझे गलती लग गई थी। तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स है, तो 15 से 20 मेमोरी डक्ट्स होंगी, ठीक है। तो और जो एम्पुला जो है, एम्पुला से बाहर जो बाहर निकलती है डक्ट, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिन, और मिल्क इसी से सक्ड आउट होता है, समझ लो। इसी के साथ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई? क्या बताया था मोन्स प्यूबियस? अरे मोन्स प्यूबियस कुछ नहीं, जो मोटी फीमेल्स होती हैं उनके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है, जो अब्डोमन के यहाँ पर स्ट्रक्चर रहता है, वो फैट का लेयर, उसको मोन्स प्यूबियस बोलते हैं, समझ लो। वो एक्चुअली होता सभी में है, वो प्रोटेक्शन काम करता है। सॉफ्ट है ना एरिया ये वाला, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एरिया चाहिए, तो इसको एक फैट की टिश्यू के लिए प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको मोन्स प्यूबियस बोलते हैं, समझ लो। यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये एरिया होता है, ये एरिया मोन्स प्यूबियस का, समझ लो, ठीक है। ये एरिया, ये मोन्स प्यूबियस का ये एरिया, ठीक है। तो ये भी हो गया, बस दैट्स फॉर टुडे। कल हम इनके अंदर के प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे पढ़ना। डन? ओके सर। ओके बच्चों, आप लोग जा सकते हो आज के लिए। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।